हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की सिविक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और इससे पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। इससे पहले वाली वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया, उन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को सेलेक्ट किया, या फिर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा कि इंडिया में जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर आया उसका इंडियन लीडर्स को क्या फ़ायदा हुआ डेमोक्रेसी बनाते समय। तो ये सारी बातें आप प्रीवियस पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। हम आज पढ़ते हैं पार्ट 2 और शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो देखिए, years of thinking and deliberation on the framework of constitution, सालों तक सोचने के बाद कि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसा होगा, ताकि इसके सोचने के बाद हमारे लीडर्स ने ये देखा और लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़। काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, हम क्या करते हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी आज तक कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं दूसरी कंट्रीज़ में, हम उन सबको स्टडी करते हैं ताकि उन सब से जो अच्छी बातें हैं, अच्छे रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर सकें। बट ऑन टर्म मैनी ऑफ आवर लीडर्स वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारे ज़्यादातर जो लीडर्स थे, या फिर कहें कुछ जो लीडर्स थे, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। ठीक है। The practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US, the socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। मतलब एक ऐसा समाज हो जहां सामाजिक रूप से भी सबको मतलब इक्वली देखा जाए और इकोनॉमिकली भी इक्वली देखा जाए। मतलब हर किसी को एटलीस्ट भोजन मिल सके, हर किसी को बराबर का अधिकार मिल सके। ये सारी चीज़ें हमने सोचनी शुरू की। ठीक है। एट ईच स्टेप दे वेर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री। हर एक बार जब कोई नया रूल लिखा जाता था या हर एक बार हर एक रूल के लिए डिस्कशन किया जाता था, और डिस्कशन में ये बात तय की जाती थी कि नहीं, ये रूल सही है, ये रूल गलत है। हर तरह की चर्चा उस नियम के ऊपर हमारे लीडर्स कर लेते थे, उसके बाद ही वो रूल आगे पास होता था। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी तरह ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, यही मैटर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हु देन वेयर एंड मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन, कहाँ, कैसे मेकर्स पहुँचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हु विल फाइंड हेयर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ। तो चलो हम भी देख लेते हैं ब्रीफ स्केच। ठीक है। शिट। तो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा था, जिस डॉक्यूमेंट को लिखा जा रहा था, वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है। असेंबली में बैठे इन सब ने अपने अपने राज्यों की प्रॉब्लम्स, उनकी मांगें, पब्लिक की डिमांड्स, ये सारी बातें वहाँ असेंबली में डिस्कस की कि हमारे हिसाब से हमारे राज्य को ये कंडीशंस है, ये चाहिए। ठीक है। और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुई। ठीक है। और वो जो सभा बैठी उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली है जहां भारत के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा। ठीक है।
इलेक्शन टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन जुलाई 1946। ठीक है, और इलेक्शंस कब हुए? जुलाई 1946। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन द दिसंबर। पहली मीटिंग 1946 में दिसंबर को हुई। Soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan। जब भारत का विभाजन हो गया तो जो भारत से आने वाले सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये भी आपस में डिवाइड हो गए। जो जिनका राज्य पाकिस्तान में पहुंच गया, पाकिस्तान के हिस्से में आया, वो पाकिस्तान में चले गए। जिनका इंडिया के हिस्से में आया वो लोग इंडिया में आ गए। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा उनके पास कितने मेंबर्स थे? 299। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को असेंबली एक्सेप्ट कर ली गई कि हाँ ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें एक्सेप्ट है। और ये किसने किसने एक्सेप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 300 मेंबर्स, यानी कि हर एक मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट तो कर दिया गया, सारे रूल्स लिख लिए गए, मान भी लिए गए कि हाँ ये कानून होंगे, लेकिन ये सारे कानून 26 जनवरी 1950 से देश पर लागू किए गए। ठीक है, 1950 से लगभग 3-4 महीने बाद। Why should we accept the constituent assembly made by this assembly more than 6 decades ago? लगभग 70-80 साल बने इस कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं ये देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव। ठीक है, एक रीजन तो हमने ऊपर पढ़ा था। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेस अ ब्रेड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। ठीक है, मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड have had to rewrite their constitutions। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अपना जो मतलब संविधान है वो कई बार लिखा है, 2-3 बार लिखा है। Because the basic rules were not acceptable to all major social groups। क्योंकि जो बेसिक रूल्स है ना वो कभी कभी क्या होता है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लोग, और उसके खिलाफ फिर कोर्ट में केस चलता है और बाद में वो रूल या फिर पूरा संविधान ही बदल दिया जाता है। तो ऐसा भी होता है, कई देशों के साथ ऐसा हुआ है, भारत के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मियर पीस ऑफ पेपर, नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पेपर पे लिखा गया है। यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, बट ऐसा नहीं है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। दूसरे देशों के संविधान के साथ जैसा भी रहा हो, बट हमारे देश का संविधान ऐसा नहीं है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। हमारे संविधान का अनुभव बिल्कुल अलग है। ओवर द लास्ट 5 सेंचुरी मतलब लगभग 50 सालों में सेवरल ग्रुप्स have questioned some provisions of the constitution। कुछ प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं उसके खिलाफ ढेर सारे लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लिजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन किसी भी आज तक की किसी भी पार्टी ने या फिर कोई भी सोशल ग्रुप इसने ये कहा हो कि पूरा का पूरा संविधान ही बदल देना चाहिए, ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिस इज अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अच्छी बात है। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है,
ये भी एक अच्छी बात थी, इसीलिए हम इसे बदलना नहीं चाहते हैं। There was no universal adult franchisee at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the peoples of India. उस समय वोटिंग राइट्स के कोई सिस्टम्स तो थे ही नहीं कि सारे एडल्ट्स को वोटिंग राइट्स दिया जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स पहुँचे थे वो कुछ लोगों के चुने जाने की वजह से रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे। कहीं कहीं तो ऐसा था कि कहीं के राजा हैं तो वो पहुंच गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना, ऐसा भी हुआ। आप साइड में इनका नाम देख सकते हो, जैसे कि H.C. मुखर्जी हैं, ये वाइस चेयरमैन रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और आप यहाँ देख सकते हो जयपाल सिंह हैं, ठीक है, ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं। राजेंद्र प्रसाद हैं, आप जानते ही हो, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं। तो आप ये देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक आदमी के बनाने से नहीं बना है, ठीक है। सो अब यहाँ देखते हैं, इलेक्टेड मेनली बाय मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वी मेंशन अबव, दिस एंश्योर अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। द असेंबली वाज डोमिनेटेड। जब असेंबली बनी तो असेंबली में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में उसका साथ दिया हो, स्वतंत्रता आंदोलनों में साथ दिया हो। और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जो ज़्यादातर प्रभुत्व में रही, जिसका ज़्यादा बोलबाल रहा, जिसकी ज़्यादातर बातें मानी गई। और इसका एक रीज़न ये भी था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे थे उस समय महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो इसीलिए नेशनल असेंबली में भी किसकी ज़्यादातर डोमिनेशन किसका था, मतलब ज़्यादातर बातें किसकी मानी जा रही थी, जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी कह रही थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के लोगों की बातों की कोई वैल्यू नहीं थी, सबकी बातों को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। क्योंकि कांग्रेस में भी अलग अलग तरह के पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, ठीक है, और उनके अलग अलग ओपिनियंस थे। इवन कई बातों पे तो मतलब ये मानकर चलो कि भीमराव अंबेडकर जी का भी ओपिनियन नहीं मैच करता था गांधी जी के साथ। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे उसमें से हर एक मेंबर का देखो लैंग्वेज भी अलग था, कास्ट भी अलग था, क्लास भी अलग था, रिलीजन भी अलग था, ऑक्यूपेशन भी अलग था। तो सब अलग अलग जगह से आए थे और वो अलग अलग डिफरेंट उनके थिंकिंग थी। Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchisee, its composition would not have been very different. अगर मान लो कि वोटिंग के तौर पर भी उस समय अगर हम मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनते तो भी शायद बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते इसमें, कि मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता। Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sensitivity to the Constitution. मतलब Constituent Assembly ने अपनी मर्जी जाहिर कर दी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, ठीक है। Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. देखो तीन चीज़ें देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम कर रही थी। सबसे पहले तो एक सिस्टम बना हुआ था। कैसा सिस्टम, कि हम जिसे भी ऐसा लगता था कि संविधान में एक ऐसा नियम होना चाहिए, वो क्या करता था कि उस संविधान की उस रूल को अच्छी तरह लिखता था पहले एक पेज पर, उसकी 300 कॉपी छपवाकर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर को दिया जाता था, असेंबली मेंबर को दिया जाता था। और वो हर एक मेंबर उसे अच्छी तरह पढ़ते थे और पढ़ने के बाद ये फैसला करते थे कि हाँ ये सही है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर सही है तो क्यों सही है। ऐसी ढेर सारी बातों पे फैसला चलता रहता था, ठीक है। ओपन था,
ओपन इसलिए क्योंकि कोई भी 299 थे ना, कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यहाँ लिखा था ना, मैं भी भूल गया। ये देखो ना 299 थे, तो 299 के 299 मेंबर्स कोई भी एक नया रूल लेकर आ सकते थे, इसीलिए ये ओपन भी था। कंसेंसुअल इसलिए था क्योंकि सबकी मर्जी से ही एक रूल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जा सकता था। ठीक है। फर्स्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। कुछ बेसिक रूल्स डिसाइड किए गए और उस पर सब ने कहा कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, तो सम बेसिक रूल्स वर डिसाइडेड, सब ने एग्री किया। देन द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उसके चेयरमैन रहे भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने ही सारा का सारा जो संविधान है वो लिखा है। ठीक है। हाँ, लेकिन लिखा है तो उसके बाद डिस्कशंस भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने लिख दिया और बस हो गया, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के बाद मैंने कहा ना कि वो डिबेट वगैरह सब चीज़ें मेंशन की गई, और उसे जब लिखा गया तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक मतलब दस्तावेज हो गया, बहुत मोटा और बल्कि हो गया, तो उसे तो सोशली प्रिंट नहीं किया गया। लेकिन आखिर हमारा संविधान की एक फ़िलॉसफी है। फ़िलॉसफी मतलब एक सोच है कि हमें इस तरह से काम करना है, या मतलब इस बेस पर हमारा संविधान बना है। तो वो जो खुद संविधान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो कहाँ बने हुए हैं, वो बने हुए हैं प्रीएम्बल में। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जितनी भी बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना हो तो आपको प्रीएम्बल देखना चाहिए। ठीक है। वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफ़ी समय तक नेता रहे महात्मा गांधी जी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश का संविधान बन रहा था तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर नहीं थे। ठीक है, वो मेकर्स में नहीं थे। देखो यहाँ लिखा भी है कि द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन मिसिंग था, महात्मा गांधी। वो एक मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये बात याद रखिएगा आप। Yet there were many members who followed his vision years ago. Writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do. लेकिन महात्मा गांधी ने बताया था कि संविधान कैसा होना चाहिए, और भीमराव अंबेडकर से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक ऐसे जितने भी अच्छे और बड़े लीडर्स थे, ये सब उन सारी बातों का जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स होती थी उसकी खबर भी देते थे। महात्मा गांधी जी को पूछते भी थे कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत। हमारे संविधान का जितना भी फिलॉसफी है वो प्रीएम्बल में लिखा गया है। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा भी, और यहाँ भी ये बात लिखी गई है कि देखो, वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वेयर इन टर्म्स नर्चर्ड बाय इट
formed the foundation for Indian democracy. These values were embedded in the preamble of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के प्रियम्बल में ये सारी बातें लिखी गई हैं जो गाइड करती हैं, किस चीज़ के लिए गाइड करती हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लिखे गए हैं ना, उन सबको रास्ता दिखाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़। संविधान का जो बेसिक वैल्यूज़ है वो सबसे शुरुआत में लिखा गया है। दिस इज़ कॉल्ड प्रियम्बल, और ये प्रियम्बल भी कहलाता है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विथ ए प्रियम्बल। और प्रियम्बल वाला जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिकन मॉडल से लिया गया। ठीक है, हमारे संविधान का जो सबसे पहला पेज होता है वो आपके किताब पे भी कई जगह पे छपा हुआ है, वो आप देख सकते हो आराम से, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा, आप ही की बुक में मिल जाएगा। और यहाँ तो वैसे लिखा ही है। तो उसकी एक लाइन है, देखो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ऐसा इसलिए लिखा गया है ना कि ये किसी राजा ने आपको उठाकर नहीं दे दिया है या कहीं से आपको गिफ्ट में नहीं मिला है कॉन्स्टिट्यूशन। देश के हर एक इंसान ने मिलकर एक संविधान बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी जो बेसिक एक इम्पॉर्टेंट है वो है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब देखिए, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। सबसे सुप्रीम जो पावर है वो किसके पास है? पब्लिक के पास है, सिटीजन के पास है। ठीक है, एक और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। मतलब समाज द्वारा इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर संपत्ति कमाई जाए और वो समाज के हर वर्ग को बराबर बांट दी जाए। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन होता है। होता कैसे है? देखो, सरकार जो भी प्रॉफिट कमाती है, सरकार को जो भी फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा हम नॉर्मल लोगों को भी पहुंचता है। मान लो कि आज सरकार को 100 करोड़ का फ़ायदा हुआ, ठीक है, और 100 करोड़ में से उसने 70 करोड़ रुपए क्या किया? 70 करोड़ रुपए आर्मी वालों की बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए दे दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे पूरे देश की आर्मी मजबूत हो गई ना, ये तो हमारे लिए फ़ायदा ही है। तो इसी तरह जब भी कभी आटा या चावल दाल के दाम कम होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, या फिर कई चीज़ों पे रोड टैक्स, कई तरह के टैक्स होते हैं जो कभी कभी हटा दिए जाते हैं, तो ये कैसे होता है? ये इनकम ज़्यादा होती है, सरकार को प्रॉफिट होता है, तभी होता है। एक और वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका नाम है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का एकदम साधारण सा मतलब ये समझिए कि ना तो हमारे संविधान में हिंदू की जगह है, ना मुसलमान की जगह, ना सिख की जगह, ना क्रिश्चियन की जगह। इन सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं। आप हिंदू हो तो भी खुश रहो, मुसलमान हो तो भी खुश रहो, बंगाली हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कोई भी, सबको इक्वल नज़र से हमारा संविधान देखता है। अगर आप गलती करोगे तो आप किसी भी रिलीजियस के हो, आपको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, सम्मान वाला काम किया है, तो आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आपको इज्जत मिलेगी। देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कितनी इज्जत की नज़र से देखा जाता है ना। वहीं पे अगर अब्दुल कसाब है जो कि मुसलमान ही है, तो उसको घृणा की नज़र से देखा जाता है ना। तो हर धर्म में ऐसा कोई नहीं है कि मतलब हिंदू या मुसलमान की बात, हर धर्म को बराबर का हक दिया गया है। यही मतलब है सेक्युलर शब्द का। ठीक है, अब इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द का अर्थ क्या है? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब समझिए। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को चुना कैसे जा रहा है? पब्लिक के द्वारा बाई इलेक्शन चुना जाता है ना। हम इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने लिए PM चुनते हैं, है ना। रिपब्लिक शब्द का अर्थ समझिए। रिपब्लिक शब्द का अर्थ है कि अब इस देश का जो मालिक होगा, जो राजा होगा, जो
प्रधानमंत्री होगा वो ऐसा नहीं है कि हेरिडेटरी होगा, वंशानुगत होता। वंशानुगत का मतलब कि अगर नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं तो उनका बेटा नेक्स्ट पीएम बनेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पीएम आप भी बन सकते हो सकता है मैं भी बन जाऊं, ठीक है, कोई भी बन सकता है अगर वो काबिल है तो, ठीक है। तो रिपब्लिक का सीधा सा अर्थ है कि अब जो है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स बन सकता है। अब इलेक्टेड पर्सन जो है वो हेरिडेटरी नहीं होंगे। जस्टिस यानी कि न्याय, हर एक सिटीजन, किसी भी सिटीजन को आप बेकार का मतलब पनिशमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और ना तो आप मतलब वो काला है इसलिए परेशान कर सकते हो, या फिर वो फीमेल है इसलिए परेशान कर सकते हो, या फिर वो नीची जात का है इसलिए परेशान कर, आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी रंग के हो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये हक देता है कि हम सबको बराबर का न्याय देंगे, ठीक है। अगर आपके साथ धीरू भाई अंबानी भी चीटिंग करते हैं तो आप उनके खिलाफ भी केस कर सकते हो, ये अधिकार देता है सिटीजन, ठीक है। आप चाहे कितने भी अमीर हो, कितने भी कुछ भी हो, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उनके खिलाफ केस कर सकते हो। लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक। लिबर्टी का एक साधारण सा मतलब समझिए, आज़ादी। क्या आज़ादी, कैसी आज़ादी? आज़ादी है आपको सोचने की आज़ादी है। आप कुछ भी सोचो बिंदास, ठीक है। आप सोचो, आप कोई भी काम करो, खुलकर काम करो। आपको डांसर बनना है डांसर बन जाओ, सिंगर बनना है सिंगर बन जाओ, मतलब पेंटर बनना है पेंटर बन जाओ। ऐसा नहीं है कि आपके फादर पंडित थे तो आपको वेद मंत्र ही पढ़ने होंगे, नहीं। अब ऐसी कोई आज़ादी नहीं है। आपको ये आज़ादी भी है कि अगर सरकार कोई गलती करती है तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, ठीक है। अगर आपके थॉट्स आपको एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिलती है, ठीक है। देखते हो ना कभी कभी जब मतलब सरकार के खिलाफ न्यूज़ चैनल्स पे कितनी बातें बोली जाती हैं, कोई भी सरकार रही हो, तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि संविधान ने हमें ये हक दिया है, ठीक है। अब इक्वालिटी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, आपको अच्छी तरह पता होगा कि आपको ट्रेडिशनली आप कोई भी ट्रेडिशन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सामाजिक इनइक्वालिटीज़ को भी ख़त्म कर दिया, इक्वालिटी लेकर आ गया संविधान हमारा, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कहा कि आप सब हमारे लिए बराबर हो। मतलब आप मान लो रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, कोई भी जॉब निकलती है तो उसमें कोई कास्ट का रोल नहीं रहेगा। आप एग्ज़ाम पास करो और आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप सबको बराबर का मौका दिया गया है। आप अगर काबिल हो तो आप एग्ज़ाम पास करो और नौकरी ले जाओ। और ऐसा हर जगह होता है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। इवन देखो प्रधानमंत्री भी आप बन सकते हो अगर आप काबिल हो तो, है ना। और लास्ट है हमारा फ्रेटर्निटी मतलब ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। मतलब हम सबको ये मान कर चलना चाहिए कि देश एक पूरा परिवार है और हमारा देश एक पूरा परिवार है। हम इस परिवार के सदस्य हैं और हमें हर एक सदस्य की भावना की इज्जत करनी चाहिए, उसके फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही फ्रेटर्निटी में माना जाता है, ठीक है। लेकिन द टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दोनों 42 अमेंडमेंट हुआ जब, तब 1976 में जोड़े गए। इससे पहले सोशलिस्ट और सेक्युलर दो शब्द नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस तरह नहीं बनाया गया, मतलब भगवत गीता या रामायण या कुरान की तरह ऐसा नहीं बनाया गया कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। वो जानते थे कि धीरे धीरे वक्त बदलेगा तो लोगों को बदलाव की ज़रूरत होगी,
तो ऐसा सिस्टम बनाया गया कि आप बेसिक चीज़ों को छोड़कर कुछ चीज़ों में संविधान में बदलाव ला सकते हो। आप कानूनों को धीरे धीरे बदल सकते हो, जरूरी बदलाव कर सकते हो, लेकिन पूरा संविधान नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई बहुत पवित्र है, सैक्रेड है, स्टैटिक है या अनअल्टरेबल है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ हो सकता है। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस। उन्होंने बदलाव का भी मौका कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है। ठीक है, और इस बदलाव को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि CAA, तो CAA का फुल फॉर्म क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि सिटीजनशिप में बदलाव। अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ, चेंजेस। तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिक, अमेंडमेंट यानी कि बदलाव, और एक्ट यानी कि कानून। तो नागरिकता देने के कानून में जो बदलाव है उसको क्या कहा गया, CAA कहा गया। हम CAA क्या है वो तो आप सब अच्छी तरह आजकल न्यूज़ में देख कर ही समझ गए होंगे, फिर भी ऐसे YouTube पे ढेर सारे वीडियोज़ पड़े हैं, तो आप देख सकते हो अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, तो आपको अमेंडमेंट्स के बारे में समझ में आ गया। देखो, हमारे संविधान ने भी हमारे सिटीजन्स को यानी कि हम सबको ये अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है, देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसीड्यूर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। देश पर शासन करने के लिए जो इंसान चुना जाएगा उसको चुनने के लिए क्या है, एक रास्ता बना हुआ है, एक प्रोसेस है कि आप पहले एकदम पब्लिक से इलेक्शन करवाओगे, फिर उनसे इलेक्शन करवाओगे और इस तरह सिलेक्शन होगा, है ना। इसके प्रोसीड्यूर के साथ हम प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। इट डिफाइंस हु विल हैव नाउ मच पावर टू टेक डिसीजंस, किसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की। एंड इट पुट्स द लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग, मतलब ये लिमिटेशंस भी लगा देता है गवर्नमेंट पर और उसे पावर भी देता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, सिटीजन्स को भी राइट्स दिए जाते हैं संविधान द्वारा, और जो सरकार क्या वायलेट नहीं कर सकती, उसको तोड़ नहीं सकती है जब तक कि माहौल सही हो। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स इन दिस बुक आर अबाउट दीज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि तीनों चैप्टर्स में हम यही बात कर रहे हैं कि संविधान की सोच कहाँ से आई, संविधान बना कैसे, संविधान कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शंस करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, यही सारी चीज़ें हमने संविधान में पढ़ी। ठीक है, तो आप बाकी के ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये एक बार देख लेते हैं हम, थोड़ा सा एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा इसी के चलते। तो एपार्थाइड के बारे में तो हमने कल भी पढ़ा था कि ये एक रेशियल सेपरेशन है, यानी कि ब्लैक लोगों की नज़र में वाइट का सबसे बुरे हैं और वाइट लोगों की नज़र में ब्लैक सबसे पुराने। ये रंग भेद के मतलब बेस पर जो सेपरेशन हुआ, जो विभाजन हुआ या फिर जो मतलब डोमिनेशन हुआ, इसे हम एपार्थाइड कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है, इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उस समय वाइट्स की गवर्नमेंट रहती थी और वो बहुत बुरा बर्ताव करते थे, किसके साथ, ब्लैक्स के साथ। ठीक है, अब देखते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ, मतलब एक डॉक्यूमेंट का एक और सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली थी जहां पे देश के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठकर लॉ कानूनों पर चर्चा कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन अगर 1-2 लाइन की हो तो आप ये भी लिख दोगे, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स द गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ऑफ कंट्री। तो ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन था। वैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस चैप्टर में तो अच्छी तरह पढ़ लिया है, तो आगे देखेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट कोई भी चीज़ का एक डॉक्यूमेंट है
ठीक है, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जो अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है। अब प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट ऐसा होगा, लेकिन जब होगा तब होगा, जब तक वो अप्रूव नहीं है तब तक वो सिर्फ एक ड्राफ्ट है। ठीक है, अब एक और शब्द था फिलॉसफी, वो भी देख लेते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग वंस थॉट एंड एक्शन, मतलब कैसे काम करना है, एक पूरी जो सोच होती है ना, उस सोच को ही फिलॉसफी कहते हैं। यही सिंपल सा बात है। प्रियम्बल में बताया ही था कि इंट्रोडक्शन है, किसका इंट्रोडक्शन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, कि उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके किस चीज़ को देने के पीछे रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें प्रीज। अब ट्रीज़न के बारे में देख लेते हैं। द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच ओवर द अलायंस और ट्राइस्ट अ मीटिंग और मीटिंग प्लेस दैट हैज़ बीन अग्रीड अपॉन। तो ये एक मीटिंग प्लेस है और कुछ भी नहीं। तो आई थिंक कि अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आगे आप सब ये पूरा पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करिए, और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आंसर में दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज का पक्का कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।